हेलो स्टूडेंट्स, हम आज आप लोगों के लिए इस लाइव सेशन के दौरान लेके आए हैं 1500 क्वेश्चंस पॉलिटिकल साइंस के। तो आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं 50 क्वेश्चन के बारे में जो वेरी इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में मुस्लिम पिताओं को भी आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के दायरे में ले लिया है। तो इस निर्णय में क्या है, तो किस चीज़ से रिलेटेड है ये निर्णय? तो इसके अंदर जो आंसर रहेगा वो है जो तलाकशुदा पत्नी है उसके साथ जो बच्चे रह रहे हैं, जब तक वो बालिग नहीं हो जाते, यानी कि जब तक वो 18 वर्ष के नहीं हो जाते, तब तक उनके पिता की जिम्मेवारी है कि वो उनका खर्चा उठाए। तो आपको थोड़ा सा ये याद रखना है और ये आपको धारा बहुत अच्छे से याद रखनी है, क्योंकि ये धारा ही है जो क्वेश्चंस के अंदर आप लोगों के लिए एग्जाम में पुट हो सकती है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष, तो प्रथम अध्यक्ष कौन थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के? तो वो थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, तो इनको दोबारा से कांग्रेस के अधिवेशन के अंदर कौन सा ऐसा अधिवेशन था जिसमें अध्यक्ष बने? तो ये 1892 में दोबारा से अधिवेशन हुआ था और इलाहाबाद के अंदर हुआ था। इस अधिवेशन के अंदर दोबारा से अध्यक्ष बने थे। अगर बात की जाए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अगर मैं स्थापना की बात करूं तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना आपको जैसा पता है 1885 ईस्वी के अंदर हुई थी। उसके बाद इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और जो भी बनते हैं मैं वो बताने वाला हूँ। सबसे पहले अध्यक्ष का आपको पता ही लग गया कि सबसे पहले अध्यक्ष कौन थे इसके, तो सबसे पहले अध्यक्ष इसके व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। उसके बाद हम सेकंड अगर अध्यक्ष की बात करें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में, तो यहाँ से भी अच्छा क्वेश्चन बनने की उम्मीद रहती है। ठीक है, तो हम इसके सारे अधिवेशंस की बात करते हैं। तो पहला आपको पता लग गया, दूसरा अधिवेशन हुआ था दोस्तों 1885 के बाद 1886 में, और ये कहाँ हुआ था? ये कलकत्ता के अंदर हुआ था। और यहाँ से अच्छा क्वेश्चन क्या बनता है? यहाँ से अच्छा क्वेश्चन बनता है कि प्रथम जो थे आपके पारसी अध्यक्ष कौन थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के? यहाँ पे मैं आपको 5-6 क्वेश्चन बताऊंगा, आपको थोड़ा सा धैर्य रखना है। सबसे पहला क्वेश्चन जो बता रहा हूं मैं, जो व्योमेश चंद्र बनर्जी हैं, इनसे ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि जो प्रथम आपके ईसाई अध्यक्ष थे, ठीक है, प्रथम ईसाई अध्यक्ष, तो जो व्योमेश चंद्र बनर्जी थे ये क्या थे? आपके प्रथम ईसाई अध्यक्ष थे। ठीक है, आपको याद रह जाएगा। उसके बाद मैं आपको सेकंड बता रहा हूं। उसके बाद दूसरा है सेकंड की अगर मैं बात करूं तो 2 नंबर पे प्रथम पारसी अध्यक्ष। ठीक है, प्रथम पारसी अध्यक्ष, ये ईसाई थे। तो पारसी की अगर मैं बात करूं, पारसी थे दादा भाई नौरोजी। ठीक है, दादा भाई नौरोजी। उसके बाद मैं आगे बात करता हूं नंबर 3 की। तो नंबर 3 की अगर मैं बात करूं तो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष, लगातार मैं सीरीज में चल रहा हूं, ये 1887 के अंदर हुआ था। ठीक है, तो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष की बात करूं तो वो थे बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी ये मुस्लिम अध्यक्ष थे, बदरुद्दीन तैयब जी। उसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं नंबर 4, वो भी मैं सीरीज में ही चलूंगा। तो 1888 के अंदर जो अधिवेशन हुआ था इलाहाबाद में, तो इसके अंदर जो सबसे पहले अंग्रेज अध्यक्ष थे, ठीक है, सबसे पहले अंग्रेज अध्यक्ष, तो सबसे पहले अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज यूल। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट और वेरी इंपॉर्टेंट अध्यक्ष के बारे में बात करेंगे। तो वो कौन है? नंबर 5 पे हम बात करेंगे कि प्रथम हिंदू अध्यक्ष कौन थे? प्रथम हिंदू अध्यक्ष, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम हिंदू अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे आपके, इनका पूरा नाम था पी आनंद चार्लू। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका एग्जाम में बनता है। तो ये पी आनंद चार्लू का अगर पूछ ले जाए कि कौन से अधिवेशन के अंदर अध्यक्ष बने थे ये, तो ये आपके 7वें अधिवेशन के अंदर अध्यक्ष बने थे 1891 में। ठीक है, तो ये भी याद रखना है। अब मैंने आपको दोबारा से रिवीजन करवा देता हूँ मैं आपका। सबसे पहले अध्यक्ष जो बने आपके व्योमेश चंद्र बनर्जी, जो एक ईसाई अध्यक्ष थे। नंबर 2 की अगर मैं बात करूँ तो नंबर 2 की बात करूँ मैं, ईसाई के बाद पारसी अध्यक्ष बने थे दादा भाई नौरोजी। ठीक है, दादा भाई नौरोजी। और तीसरे अध्यक्ष की बात करूँ मुस्लिम अध्यक्ष की, बदरुद्दीन तैयब जी। उसके बाद नंबर 4 में अंग्रेज अध्यक्ष की बात करूं तो वो जॉर्ज यूल थे। और उसके बाद नंबर 5 में हिंदू अध्यक्ष की बात करूं तो पी आनंद चार्लू थे। तो इस तरह से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के अंदर अध्यक्ष पूछे जाते हैं। उम्मीद करता हूं मैं आपको ये सेशन अच्छा लग रहा होगा। एक बार जल्दी से इतने क्वेश्चंस बताने के लिए आप लोगों को अगर अच्छे क्वेश्चन लगे हैं ये, तो जल्दी से एक बार लाइक कर दीजिए वीडियो को और चैनल को एक बार जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत के किस संविधान के अंदर असभ्यता समाप्त करने का प्रावधान है? तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, अनुच्छेद 17 के अंदर है। अगर मैं बात करूं भाग कौन सा है, तो भारतीय संविधान का ये भाग आपका
तीसरा है भाग तीसरे के अंदर क्या कहा गया है, मौलिक अधिकार दिए गए हैं, मौलिक अधिकार का वर्णन मिलता है। तो भाग 3 के अंदर क्या मिलता है, 12 से लेके 35 तक अनुच्छेद मिलते हैं जिसमें मौलिक अधिकारों का वर्णन है। तो अगर मैं बात करूं 17 की, तो 17 क्या है, भाग 3 का जो पहला आपका पहला भाग 3 के अंदर जो सबसे पहला अनुच्छेद आता है वो आपका आता है मौलिक अधिकार। जो सबसे पहला मौलिक अधिकार है वो है समता का मौलिक अधिकार, ठीक है। तो समता का मौलिक अधिकार है या समानता का मौलिक अधिकार है, उसके अंदर जो अनुच्छेद है समता या समानता का मौलिक अधिकार 14 से 18 है। तो यानी कि समता या समानता के मौलिक अधिकारों में से ये अनुच्छेद 17 के अंदर दिया गया है। तो आशा करता हूँ आपको ये इन्फॉर्मेशन भी समझ में आई होगी। उसके बाद थोड़ा सा मार्कर का रंग चेंज कर लेते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा आपको अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा होगा, अब ठीक दिखाई देगा। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कब सेवानिवृत्त होते हैं, यानी कि हम बात कर रहे हैं दोस्तों कैग की, कैग, ठीक है। तो कंट्रोलर ऑडिटर जनरल इनकी जो नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति करते हैं इनकी नियुक्ति, और इनकी नियुक्ति के बाद ये क्या होते हैं, या तो इनकी आयु 65 वर्ष हो और या इनकी सर्विस को 6 वर्ष हो। इन दोनों में से कोई भी टाइम पीरियड अगर आप पहले हो जाता है तो उसी के दौरान क्या होता है, जो CAG कैग होता है उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाता है, ये अपनी सेवा से निवृत्त हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त। इनकी नियुक्ति कौन करता है, इनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, किसी विधेयक को धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय कौन देता है। तो कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है उसका अंतिम निर्णय लोकसभा के अध्यक्ष ही देंगे, ठीक है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और आपको ये याद रखना है कि धन विधेयक के संबंध में जो भी निर्णय लेना होता है वो सारा लोकसभा के अंदर होता है, राज्यसभा के अंदर इसका कोई भी निर्णय नहीं लेना होता, ना ही वो कोई संशोधन कर सकती है राज्यसभा, सिर्फ सिफारिश कर सकती है। और सिफारिश अगर माने लोकसभा तो अच्छी बात है, अगर ना माने तो वो कोई ज़रूरी नहीं है कि उसकी सिफारिश को माना जाए, ठीक है। और सबसे लास्ट और अंतिम क्वेश्चन धन विधेयक के बारे में बताना चाहता हूं कि जब भी धन विधेयक को प्रस्तुत किया जाता है लोकसभा में उससे पहले राष्ट्रपति की स्वीकृति लेनी आवश्यक होती है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं पर्सन नेक्स्ट है डॉक्टर BR अम्बेडकर, ठीक है। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने किस मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है। तो दोस्तों मैंने अभी सबसे पहले आपको एक क्वेश्चन तो अभी बताया ही था कि जो मौलिक अधिकार होते हैं वो आपके भाग 3 के अंदर है, यानी कि भाग 3 में जो मौलिक अधिकार है वो हैं 12 से लेके 35 अनुच्छेद के अंदर है। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं कि जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं उन्होंने कौन सा ऐसा मौलिक अधिकार है जिसको उन्होंने संविधान का हृदय या आत्मा कहा है। तो ये क्वेश्चन आपका अच्छा बनता है। उन्होंने कहा है दोस्तों संवैधानिक उपचारों के अधिकार को, और संवैधानिक उपचारों के अधिकार की मैं बात करूं तो ये अनुच्छेद आपका 32 है, ठीक है दोस्तों। अनुच्छेद 32 के अंदर इसका वर्णन मिलता है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आपको थोड़ा सा याद रखना है। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, किसी मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाने की स्थिति में क्या होता है। तो अगर किसी भी मंत्री के विरुद्ध अगर आपका अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है, यानी कि अविश्वास प्रस्ताव पारित कौन करता है, इसको अविश्वास प्रस्ताव को लेके कौन आता है, इसको लेके आता है विपक्ष लेके आता है, ठीक है। और अगर ये पूर्ण बहुमत से पास हो जाता है तो फिर पूरी की पूरी जो मंत्रिपरिषद है उसको त्यागपत्र देना पड़ता है, ठीक है दोस्तों। आपको थोड़ा सा याद रखना है। क्या अभी तक ऐसा हुआ है? बिल्कुल हुआ है। जब हम आपको प्रधानमंत्री कराएंगे तब आपको अच्छे से बताएंगे, ठीक है। तो इसके बारे में पूरी की पूरी डिटेल वहाँ पर बताएंगे आपको। राज्यसभा की द्विवार्षिक चुनावों की अधिघोषणा कौन जारी करता है। तो द्विवार्षिक चुनावों की अधिघोषणा कौन जारी करता है, निर्वाचन आयोग करता है। द्विवार्षिक का मतलब क्या है कि राज्यसभा के अंदर ये प्रावधान है कि प्रत्येक 2 वर्ष के बाद क्या होगा, प्रत्येक 2 वर्ष के बाद 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको याद रखना है ये। उसके बाद राष्ट्रपति जो होता है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा भंग कर सकता है। तो अनुच्छेद 85 के अंदर ये लिखा हुआ है साफ साफ कि राष्ट्रपति जो लोकसभा है उसको भंग कर सकता है। कब कर सकता है? क्योंकि जो लोकसभा के अंदर जो मंत्रिपरिषद होती है वो आपकी लोकसभा के प्रति क्या होती है, उत्तरदायी होती है। अगर हम बात करें अनुच्छेद 85 के अंदर, अनुच्छेद 85 के अंदर क्या है, जो भी आपका सत्र है उसका सत्र का विघटन कर सकता है। कौन कर सकता है सत्र का विघटन? राष्ट्रपति कर सकते हैं, ठीक है। सत्र विघटन यानी कि लोकसभा भंग कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट। तो दोस्तों अभी तक अगर आपको क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं एक बार जल्दी से लाइक भी कर दीजिए। मैं आपके कमेंट जितने भी होंगे, मैं कमेंट को आपका बीच में पढ़ के आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। जितने भी आपके जो भी कमेंट होंगे मैं वो आपको उसके ओरल देने के बजाय मैसेज, तो उनका मैं रिप्लाई करूँगा, टेक्स्ट रिप्लाई ही करूँगा। तो कोई भी कैंडिडेट हैं तो वो यूँ सोचे कि
हमारे एसएमएस का, हमारे जो भी कमेंट है उनका आंसर क्यों नहीं मिल रहा, तो उसका सबसे बड़ा रीज़न यही है, आपके जितने भी कमेंट होंगे उनका जो भी रिप्लाई करना होगा मैं टेक्स्ट के द्वारा ही करूँगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आपका है भी किस विधान संशोधन के द्वारा प्रीवी पर्स मान्यताएं तथा विशेषाधिकार समाप्त कर दिए गए हैं। तो ये है 26वां संविधान संशोधन 1971 के तहत, ठीक है। तो इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। संविधान की किस अनुसूची के अंदर यानी कि शेड्यूल के अंदर राज्यपाल, राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश आदि के वेतन दिए गए हैं। तो ये आपके द्वितीय अनुसूची के अंदर है। आपको देखा होगा कि भारतीय संविधान की अनुसूची जो 2 है उसके अंदर जितने भी पदाधिकारी हैं उन सभी का वेतन और भत्तों का वर्णन मिलता है, चाहे वो राज्यपाल हो, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे उपराष्ट्रपति हो, चाहे भारत के मुख्य न्यायाधीश हों, चाहे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हों, अन्य न्यायाधीश हों, या फिर हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हों, तो इन सभी का वर्णन मिलता है आपका। उसके बाद हम बात करते हैं राष्ट्रपति पर जो महाभियोग चलाते हैं उससे पहले कितने दिन नोटिस देना पड़ता है। तो 14 दिन पूर्व नोटिस देना पड़ता है, और ऐसा ही आपका लोकसभा अध्यक्ष के रूप में है, ठीक है। तो लोकसभा अगर अध्यक्ष को भी हटाया जा रहा है या राज्यसभा के सभापति को हटाया जा रहा है तो उससे पहले क्या होगा, उनको 14 दिन पूर्व के अंदर नोटिस देना पड़ेगा, तभी आप उसके ऊपर ये कार्रवाई कर सकते हो। उसके बाद किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन आपका अनुच्छेद 54 के अनुसार होता है, ठीक है। विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या का कितना भाग विधानसभा से चुनकर आता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, विधान परिषद की बात कर रहा है दोस्तों। जैसे आपके राज्य सभा होती है आपकी, तो विधान परिषद आपकी, उसके अंदर जो कुल सदस्य संख्या उसका कितना भाग विधानसभा से चुनकर आता है। विधानसभा से चुनकर आएगा, यानी कि 1/3 जो भाग होता है आपका, वो आपका विधानसभा से चुनकर आता है। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं, संविधान के अनुच्छेद 75 में किसके बारे में चर्चा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मंत्री परिषद के बारे में चर्चा है, ठीक है। तो मंत्री परिषद। और अनुच्छेद 76 की अगर मैं बात करूं तो अनुच्छेद 76 के अंदर किसका वर्णन है, तो महान्यायवादी का है। तो ये भी आपको थोड़ा सा याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। और 74 के अंदर प्रधानमंत्री का वर्णन मिलता है। तो इस तरह से आप थोड़ा सा याद रख सकते हैं। अगर मैं थोड़ा सा आपको सीरीज बनाऊं तो जैसे 52 है, 52 के अंदर राष्ट्रपति मिलता है, 52 के अंदर अगर हम +11 करेंगे तो 63 हो जाएगा, 63 के अंदर उपराष्ट्रपति का वर्णन मिलता है, फिर +11 कर देंगे तो 74 हो जाएगा, फिर हमारे यहाँ पे मिलता है प्रधानमंत्री का वर्णन। तो इस तरह से आप थोड़ा सा याद रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी सदस्य द्वारा किसी अन्य सार्वजनिक महत्व के विषय पर विचार करने के लिए सदन की चल रही वर्तमान कार्यवाही बंद करने का प्रस्ताव क्या कहलाता है। तो काम रोको प्रस्ताव कहलाता है ये, ठीक है। संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत केंद्रीय सूची है, उसमें कितने विषय हैं तो इसका वर्णन मिलता है आपका 7वीं अनुसूची में। जैसे आपके केंद्र के कितने विषय हैं, राज्य सूची के कितने विषय हैं, या फिर समवर्ती सूची जो ऐसी सूची होती है जिसके अंदर राज्य के भी और आपके केंद्र के भी दोनों के विषय के ऊपर काम किया जा सकता है, तो उन सभी का वर्णन 7वीं अनुसूची में मिलता है। और वहाँ पे जो विषय हैं आपके, वो है आपके 97 विषय, ठीक है। पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन तथा पुनर्निरीक्षण किसके द्वारा किया जाता है, ये राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा किया जाता है। पंचायती राज प्रणाली किस पर आधारित है, ये है सत्ता के विकेंद्रीकरण पर। उसके बाद भारत के प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष कौन थे, तो वे प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष थे M अनंतशयनम अयंगर। और अगर आपसे पूछा जाए, ये आपके प्रथम उपाध्यक्ष थे और साथ में पहली लोकसभा के अंदर ही ये अध्यक्ष भी बन गए थे, क्योंकि पहली लोकसभा के जो अध्यक्ष थे GV मावलंकर, इनकी पद के ऊपर मृत्यु हो गई थी और उसके बाद इन्होंने लोकसभा के अध्यक्ष का कार्यभार संभाला था M अनंतशयनम अयंगर ने, ठीक है। और दूसरी लोकसभा के ये अध्यक्ष भी बने थे, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद शिक्षा पहले राज्य सूची के अंतर्गत आती थी, किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा इसे समवर्ती सूची में लाया गया, तो इसको अब लाया गया है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट पर्सन की। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है, तो इसके अंदर जो चर्चा की गई है वो है अनुच्छेद 51A में, ठीक है। तो एक बार जल्दी से आप, अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, आपका जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें भाई जो भी न्यू व्यूवर हैं, और साथ में लाइक भी कर दीजिए अगर आपको हर रोज़ ऐसे ही पॉलिटी की ये सीरीज चाहिए, क्योंकि हम हर रोज़ आप लोगों के लिए ये क्लास इसी टाइम लेके आएंगे। और आपको पता होगा कि ये 1500 क्वेश्चन की टोटल PDF है, जिसके अंदर हम आपको हर रोज़ 50 क्वेश्चन के नियर अबाउट करवाएंगे। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट
क्वेश्चंस के बारे में, संविधान के किस संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी से निकाल दिया गया है? तो ये 44वां संविधान संशोधन था जो 1978 के अंदर हुआ था। तो ये भी आपको थोड़ा सा याद रखना है, ठीक है, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? तो ये थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, प्रथम सभापति। प्रथम सभापति कौन होता है? जो आपके उपराष्ट्रपति होते हैं, याद रखना है आपको ये, ठीक है। स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष गणेश वासुदेव वावलंकर थे। तो ये भी आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जम्मू कश्मीर के संविधान को किस अनुच्छेद के अंतर्गत विशेष दर्जा प्राप्त है? नहीं, प्राप्त था, ठीक है, 370 के अंतर्गत था। अब इसको थोड़ा सा क्या है, इसके बारे में हम बाद में विचार करेंगे, क्योंकि जम्मू कश्मीर आपका एक इम्पोर्टेंट आपका यूटी बन गया है अभी, ठीक है। तो उसके बारे में एक अच्छे से विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे, क्योंकि अब वो एक राज्य नहीं रहा है, उसकी जो भी अनुच्छेद 370 के अंतर्गत विशेष दर्जा था वो समाप्त कर दिया गया है। लोकसभा सदस्यों को शपथ कौन ग्रहण कराता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वैसे तो आपका जो वर्णन मिलता है संविधान के अकॉर्डिंग, अगर मैं बात करूँ तो राष्ट्रपति का वर्णन मिलता है, राष्ट्रपति ही उनको आपको शपथ दिलाएगा। लेकिन राष्ट्रपति अकेला बेचारा क्या क्या करे, काम बहुत हो जाते हैं। तो वो क्या कर सकता है, कोई भी एक व्यक्ति है लोकसभा सदस्य क्या, तो उसको क्या कर सकता है, जो मोस्ट सीनियर है, या फिर ये ज़रूरी नहीं है मोस्ट एक्सपीरियंस भी हो सकता है वो, या फिर किसी भी सदस्य को क्या कर सकता है, वो अधिकृत कर सकता है। और वो क्या होगा, एक प्रोटेम स्पीकर के रूप में अधिकृत होता है। और वो प्रोटेम स्पीकर जो होता है वो लोकसभा के सदस्यों को क्या करवाता है, शपथ दिलाता है। तो ये भी आपको थोड़ा सा याद रखना है, इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। अप्रत्याशित यानी कि अनफोर्स्क्रीन की मैं बात करूं, व्ययों की पूर्ति के लिए भारत की आकस्मिक निधि में से कौन धन निकाल सकता है? राष्ट्रपति निकाल सकता है, ठीक है। तो ये भारत की जो निधियां हैं इनके बारे में भी हमारी जो क्लासेस चल रही है संसद वाली, तो आप वहां पे भी देख सकते हैं, क्योंकि संसद की अभी हमारी बहुत सारी, आपने देखा होगा 7-8 वीडियो आ चुकी हैं। आने वाले टाइम के अंदर आपको पूरी की पूरी संसद के बारे में डिटेल आपको करवा दी जाएगी। वहाँ पर आपका जो है थ्योरी लेक्चर चलेंगे और यहाँ पर आपके क्वेश्चनिंग चलेगी। तो आप दोनों तरह से आप पॉलिटिकल साइंस का भरपूर रूप से मज़ा उठा सकते हैं, ताकि कोई भी एग्जाम हो आपका क्वेश्चन गलत ना हो। उसके बाद हम बात कर रहे हैं किस सामाजिक बुराई को दूर करने के लिए शारदा एक्ट बनाया गया था? तो ये बाल विवाह को दूर करने के लिए बनाया गया था। संविधान सभा की जो प्रथम बैठक थी ये कब हुई थी? ये 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि संविधान सभा की जो प्रथम बैठक थी इसके अंदर प्रथम जो अध्यक्ष चुने गए थे, अस्थायी अध्यक्ष, वो कौन थे? तो जल्दी से एक बार कमेंट कर दीजिए इस आंसर को, जल्दी से कमेंट करके बताएं हमें कि संविधान सभा की प्रथम बैठक के अंदर जो प्रथम अध्यक्ष बनाए गए थे, वो एक स्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे, तो उनका नाम क्या है? जल्दी से हमें बताएं, ठीक है। आगे चलते हैं। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिसको लौह पुरुष के नाम से जाना जाता था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। भारत में संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन किसके द्वारा होता है? तो ये होता है आपका राष्ट्रपति के द्वारा। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष तथा अखंडता शब्दों को किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? तो ये 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था 1976 में, ठीक है। तो थोड़ा सा याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस संविधान संशोधन से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं आपके। हम बात करते हैं भारत का राष्ट्रपति अगर पद त्याग करना चाहता है तो वो अपना त्यागपत्र किसे दे सकता है? तो वो अपना त्यागपत्र देगा उपराष्ट्रपति को, और उपराष्ट्रपति किसको अपना त्यागपत्र देगा? ये राष्ट्रपति को देगा, यानी कि दोनों एक दूसरे को आपस में देंगे, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए लोकसभा का अध्यक्ष किसको त्यागपत्र देता है, तो वो उपाध्यक्ष को देता है, और लोकसभा का उपाध्यक्ष अध्यक्ष को देता है। और अगर आपसे पूछा जाए कि राज्यसभा का उपसभापति किसको देता है? राज्यसभा का उपसभापति, तो उपसभापति सभापति को देता है, और सभापति किसे देता है? हाँ, यही गलती होती है, ठीक है। तो सभापति किसको देता है? तो देखो सभापति किसको देगा? राष्ट्रपति को देगा, यानी कि सभापति कौन होता है? सभापति होता है आपका उपराष्ट्रपति, और उपराष्ट्रपति किसको देगा? ये राष्ट्रपति को देगा। थोड़ा सा याद रखना है आपको, गलती होती है यहाँ पे, ठीक है। फिर हम बात करते हैं वित्त आयोग का गठन कौन होता है? वित्त आयोग का गठन होता है, तो यानी कि वित्त आयोग का गठन संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत होता है वित्त आयोग का, ठीक है। उसके बाद 10वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? केसी पंत थे, पंत, तो ये आपके 10वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। उसके बाद हम बात करते हैं भारत के संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ किस में निहित है? तो ये संसद के अंदर जो भी अवशिष्ट शक्तियाँ हैं वो निहित होती हैं संसद में। भारत संविधान के अंग नीति निर्देशक सिद्धांतों का स्रोत क्या है? ये आयरलैंड से लिए गए हैं, ठीक है, यानी कि नीति निर्देशक तत्वों को कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से। संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन की प्रक्रिया है? तो ये आपके 368 के अंदर है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं समाजवाद वह टोपी है जो सुविधानुसार पहनी जा सकती है। यह कथन किस प्रसिद्ध आलोचक का है? तो ये है दोस्तों CEM जोड का, ठीक है, थोड़ा सा याद रखेंगे।
किस एक्ट के तहत भारत सचिव की स्थापना हुई थी? तो ये भारतीय परिषद अधिनियम था, 1858 के तहत हुई थी। परिसीमन आयोग का पदेन सदस्य कौन होता है? ये मुख्य चुनाव अधिकारी होता है जो परिसीमन आयोग का मुख्य पदेन सदस्य होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि परिसीमन आयोग का गठन कब हुआ, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो परिसीमन आयोग का गठन कब हुआ था, ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। ये आपका 1952 में हुआ था पहली बैठक, फिर इसी 52 में हुई, फिर 62 में हुई दूसरी बैठक, 72 में हुई तीसरी बैठक, और उसके बाद 2002, याद रखना है आपको, ठीक है। तो ये आपकी अभी तक 4 बैठकें हो चुकी है। अब अगली बार परिसीमन आयोग कब बैठेगा? ये 2026 में बैठेगा, तो थोड़ा सा आपको ये भी याद रखना है, ठीक है। हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। संविधान के किस अनुच्छेद में यह उक्ति है कि केंद्रीय कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई व्यवधान न उपस्थित हो उल्लेखित है? तो ये अनुच्छेद 257 के अंदर है। फिर हम बात करते हैं सार्वजनिक लेखा समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? तो 7 सदस्य होते हैं, ठीक है, सार्वजनिक लेखा समिति में। तो उसके बाद हम बात करते हैं किस विधान संशोधन के तहत लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया था? तो लोकसभा का जो कार्यकाल था वो कौन से संविधान संशोधन के तहत किया गया था? 44वें संविधान संशोधन के तहत किया गया था 1978 के अंदर। आपको पता होगा जो आपकी 5वीं लोकसभा थी उसका जो टाइम पीरियड था वो 1971 से था, 1971 से 1976 तक होना था, लेकिन 1971 से लेकर 1977 तक यानी कि 6 साल का जो टाइम पीरियड बनाया गया था, तो इसके दौरान बनाया गया था इनका, यानी कि यहाँ पे जो लोकसभा का कार्यकाल था वो 6 वर्ष बढ़ा दिया गया था, लेकिन इसको वापस कितने साल कर दिया गया? 5 वर्ष कर दिया गया, ठीक है, थोड़ा सा आप याद रखेंगे। फिर हम बात करते हैं संविधान के मूल कर्तव्यों से संबंधित प्रावधान किस समिति की संस्तुतियों के आधार पर सम्मिलित किए गए हैं? तो ये सवर्ण सिंह समिति के तहत आपके सम्मिलित किए गए हैं। तो आज की वीडियो के अंदर हम इतने ही क्वेश्चंस करेंगे। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपने देखा होगा आज का जो ये सीरीज रही है। तो अगर आपको ये लगा है कि एक आपकी हेल्पफुल क्वेश्चन है तो जल्दी से आप हमें कमेंट करके बताएं, और आपको वीडियो का कंटेंट है जो कैसा लगा, और अगर आप चाहते हैं कि ये हम रेगुलर आपको क्लास के द्वारा प्रोवाइड करवाएं और आपको इसकी PDF भी प्रोवाइड करवाएंगे जो हमारे क्वेश्चन हो जाएंगे, तो उसके अकॉर्डिंग आपको टाइम टू टाइम PDF भी मिलेगी सारी की सारी। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक बार हमारी कंप्लीट सीरीज हो जाए तो उसके बाद हम आपको कोशिश करेंगे कि आपको पूरी की पूरी PDF भी दें। दोस्तों अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा है तो जल्दी से एक बार लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जो भी कैंडिडेट हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपने ये वीडियो यहाँ तक देखी है, आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू, हैव ए गुड नाइट।